नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 मार्च और 9 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जिससे आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका अनुच्छेद 50 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या कहें तो डीपीएसपी से संबंधित है। और ये डीपीएसपी की जो धारणा है भारत ने आयरलैंड के संविधान से जो है आपका उधार लिया है। तो आप जो है इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी डीपीएसपी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसा एक अनुच्छेद 50 जो आज के एग्जाम में आपका आया। एक है आपका अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 जो कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 जो कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से है। अनुच्छेद 43 जो ए है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 जो है बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 जो है SC ST OBC के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा देना से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चले कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर आने वाली शिफ्टों में है तो आपके पास है, हम आपको 2 तरह का विकल्प देते हैं। एक विकल्प तो आपका कंप्लीट जीकेजीएस प्रयास ई बुक का है। इसमें आपको जो है 40 टॉपिक्स मिलते हैं विथ एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। अगर आप इस 40 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं वो सारे टॉपिक आपके इसमें इंक्लूड हैं, चाहे वो आर्टिकल से हो, 1857 की क्रांति से हो, या वाद्य यंत्र से हो, डांस से हो, बुक पुस्तक लेखक से हो, पंचवर्षीय योजना से हो, या 1857 की क्रांति से हो। सभी टॉपिक्स जो है आपको इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे तो इसका प्राइस जो है आम दिनों पे 75 रुपये है, लेकिन आज रात के 12 बजे तक अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये जो है आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। इसको बाय करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन जो है आपको 2 व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। ये जो ई बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। और आपको बताते हुए चले कि अगर आप 49 रुपये में इस ई बुक को आज रात के 12 बजे तक बाय करते हैं तो आपको जो है फ्री में अब तक के 18 शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें पूछे गए 600 जीकेजीएस के प्रश्न जो है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है आपको दिया जाएगा। ये भी PDF हिंदी इंग्लिश में है, 2 से 7 मार्च तक का है। ठीक है, आगे भी डेली बेसिस पर आपको ये PDF मिलता रहेगा 18 मार्च तक या 17 मार्च तक, जब तक भी एग्जाम हो। इसका भी बाय करने का 2 व्हाट्सएप नंबर है। इसका अलग से प्राइस 25 रुपये है, लेकिन अगर आप इस ई बुक को बाय करते हैं 49 रुपये में तो आपको जो है ये पुस्तक, ये जो PDF है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो फ्री मिल जाएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इस PDF का जो है लाभ उठाइए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके इसी से आ रहे हैं। सारे अधिकतम तो इससे आ रहे हैं, अगर इससे नहीं आ रहे होंगे तो इससे आ रहे होंगे। बस यही 2 चीज़ें हैं जिसको पढ़ना है और स्कोर आपको अच्छा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सितंबर 2024 से अगस्त 2024 तक जो है किस आयोग की स्थापना की है। तो राइट आंसर जो होगा 23वां विधि आयोग। 23वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन का जो मंजूरी है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। कार्यकाल 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर 2027 तक है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 52 से 58 होगा।
अनुच्छेद 52 से 58 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि को 5 वर्षों तक परिभाषित करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति के पद की शर्त के बारे में बताता है। 71 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का जाल का कुल लंबाई कितना है। तो इसका राइट आंसर 5846 हो जाएगा। ये भी प्लस रिपीटेड है। यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया की 5वीं लंबी राजमार्ग परियोजना है। लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है और स्वर्णिम चतुर्भुज देश के केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन करता है, न कि राज्य राजमार्ग और ग्रामीण सड़क रोडवेज का। इस परियोजना के लिए 600 बिलियन लागत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक ऐसी परियोजना थी जो 308 मिलियन पर अनुमानित लागत के लगभग आधे पर ही पूरी हो गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद जो है उसने उदारीकरण की नीति अपनाई। तो राइट आंसर आपका भारत होगा। भारत ने साल 1951 में आर्थिक संकट का सामना किया था, उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई थी। आर्थिक संकट की वजह भुगतान संतुलन में घाटा, आयात पर ज़्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन, मुद्रास्फीति दरों का अस्थिर होना आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर बाल चंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे हैं। तो राइट आंसर आपका वीणा होगा। सुंदर बाल चंदर एक भारतीय वीणा वादक फिल्म निर्माता थे। बालचंद्र को 1982 में पद्म भूषण दिया गया था। 1984 में उन्हें एन कनावर फिल्म का निर्देशन किया। 1954 में उन्हें अंधा नाल का निर्देशन किया। विभिन्न वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में बात करें तो बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, टी.आर. महालिंगम, शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, कृष्ण राम चौधरी, संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित उल्लास बापट, पंडित तनु भट्टाचार्य, सरो से अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान और अली अकबर खान। इसके अलावा मृदगम से पाल घाट मनी अय्यर, पुदुकोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, यालपुरम के शिवरमन। ठीक है, तो ये सभी का संबंध है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो राइट आंसर आपका सितार होगा। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक संगीतकार थे। वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिवादक बन गए। 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र कांड जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है हुआ। तो इसका राइट आंसर 1925 होगा। ये एक ट्रेन डकैती थी जो कि 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ हुआ। इसका आयोजन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और काकोरी षड्यंत्र के पीछे का विचार सरकार के धन को सुरक्षित करना था। ट्रेन में ब्रिटिश सरकार के पैसे के बैग थे। यहाँ शामिल लोगों में स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहारी, दुर्गा भगवती, चरण बोहरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण दुबलिश, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्रनाथ सन्याल, मनमथनाथ गुप्ता आदि शामिल थे। और इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक जो है आपका नहीं हो सकता है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 164 1A में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन ये सदस्य जो है 12 सदस्यों से भी कम नहीं हो सकता है।
एक वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जो राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता के साथ राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री जो केंद्र में सरकार का प्रमुख होता है के समान मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर जो है सरकार का प्रमुख होता है। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे लोकप्रिय रूप से कुकिंग सोडा कहा जाता है। रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला है कि अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है, तो अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के जन्म, उनके पूर्वजों का इतिहास, बाबर, हुमायूं और दिल्ली के सूरी सुल्तानों के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अकबरनामा जो है 3 खंड में विभाजित है। अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है, मूल रूप से फारसी में लिखा गया था। पहला खंड अकबर के पूर्वजों और उनकी शुरुआती जीवन का वर्णन करता है। दूसरा खंड जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। तीसरा जो है आईने अकबरी, जिसे अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़े और शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों का वर्णन है। अगला है कि मोहन मीना एक संशोधित हवायान की तार, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है, डैश के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिसका राइट आंसर विश्व मोहन भट्ट हो जाएंगे। मोहन मीना की बात करेंगे तो एक मोहन मीना भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला 2 अलग अलग प्रकार के तत्व वाद्य यंत्र है, यानी कि तार युक्त वाद्य यंत्र है। यह भारत के उत्तरी भागों से जुड़ा हुआ है। पंडित विश्व मोहन की बात करते हैं तो यही इसके आविष्कारक हैं और ये जयपुर स्थान से है। भट्ट ने 1994 में ग्रेमी पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला गुप्त शासक कौन था, तो राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पौते थे और दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। उनके अगले उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के पिता भी थे। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कोलकाता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता नहर के नज़दीक हवाई अड्डा शहर के केंद्र से करीब 15 किलोमीटर दूर पर है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 डैश के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर मार्ले मिंटो सुधार होगा। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम परिषद अधिनियम 1909 में, जिसे आमतौर पर मार्लो मिंटो या मिंटो मार्लो सुधार के नाम जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारत की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता था। एक क्वेश्चन जो है भारतमाला परियोजना से संबंधित था। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। बाकी भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो ये पाइपलाइनों के माध्यम से भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से संबंधित था। एक नया छाता कार्यक्रम था। ये देश भर के माल ढुलाई यात्री आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। उत्तर पूर्व में संपर्ककर्ता में सुधार पर ध्यान देता है। भारतमाला के पहले चरण में कुल लगभग 24,800 किलोमीटर पर विचार किया गया था। योजना की घोषणा श्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। अगला है कि गर्म दल और नरम दल जो है वो आपका कब अलग हुए थे, तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अलग हुए थे, ऐसा आपके ऑप्शन में दिया गया था। बाकी जब ये अलग हुए 1907 में, उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ चल रहा था, उसी में दोनों ने विभाजित हुआ। लेकिन बाद में 1916 में जाकर लखनऊ समझौता के द्वारा जो है दोनों आपका एक साथ हो गए, दोनों में समझौता हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्हें गर्म दल, गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल का जो है आपका कर रहे थे लीड। अगला है कि वाद्यवादी MS गोपाल कृष्ण जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो MS गोपाल कृष्ण जो है वायलिन से जुड़े हुए हैं, तो वायलिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, MS गोपाल कृष्ण कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में वायलिन वादक थे। 1997 में मद्रास संगीत एकेडमी की संगीत कला निधि पुरस्कार से भी जो है आपका सम्मानित किया गया है और वे पद्म भूषण, पद्मश्री और कलाई मामनी संगीता कला निधि और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के जो है आपके प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और है जिसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है DPSP नन आयोग है, ये कथन करते हुए क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। एक आपका क्वेश्चन AI चैट बोट का नाम पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन हमें नहीं अभी तक मिल पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। बाकी जैसे ही मिलेंगे तो हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। बाकी आप लोग को अभी तक के हुए शिफ्टों में
का PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। लेकिन अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो 49 रुपये में दोनों मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा सौदा यही है, तो आप लोग ले सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। अगर नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग के सामने है ही, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।